जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. एवरीथिंग फ्रॉम हियर ऑन विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू. जी तो बताइए पेपर पैटर्न. मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर पैटर्न नेटवर्क एनालिसिस का कैसा होता है. ये पेपर आपको अंदाजा होना चाहिए बहुत इसकी वेटेज है 70% ऑफ द थ्योरी मार्क्स रिजाइड इन दिस पेपर. और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका 3 आवर्स का. इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मैं दूंगी और 5 क्वेश्चंस जो हैं उनमें क्वेश्चंस के आगे सब पार्ट्स भी होंगे. लेकिन पेपर में एक मैं आपको बात बता दूं कि इसमें मार्क्स की डिवीजन इस तरह से होती है कि जिस भी पार्ट की डिफिकल्टी होगी उस लिहाज से मार्क्स होंगे. यानी यह ज़रूरी नहीं है कि अगर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 2 पार्ट्स हैं तो दोनों 10-10 नंबर के हों. जो पार्ट जितना डिफिकल्टी के लिहाज से है उतने उसके मार्क्स होंगे. हाँ लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी होगा 3 घंटे. क्योंकि ऐसा पेपर जो मैं खुद 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में सॉल्व करूं वो मैं स्टूडेंट्स को 3 आवर्स में सॉल्व करने के लिए देती हूँ. तो ये पेपर पैटर्न है. और पेपर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर होगा. इसमें कोई थ्योरी इस तरह से नहीं होगी कि मैं आपको कहूँ कि जी वो फलाना ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स लिखें. नथिंग लाइक दैट. लेकिन मैंने दूसरे सिंडिकेट को भी चॉइस दी थी और आपको भी मैं चॉइस दे रही हूँ कि एक सवाल हम क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का इसमें कर सकते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का होगा. मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स भी नहीं होगा. इट इज़ गोइंग टू बी फिल इन द ब्लैंक्स. और उसमें जो इसके हमने जितने भी पढ़े लॉज वगैरह पढ़े और इस तरह की चीज़ें वो उसमें शामिल होंगी. और उसकी प्रिपरेशन के लिए जो कि एंड ऑफ चैप्टर में समरीज लिखी हुई हैं वो काफ़ी होंगी. उसमें से आप वो आराम से कर सकेंगे. तो ये एक चॉइस है आपके पास अगर आप ये इस टाइप का एक क्वेश्चन इसमें चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हम इस किस्म का करते हैं. अब आप बताइए अपना फीडबैक दीजिए. ठीक है मैम. ये मैम मेरे ख्याल से मैम न्यूमेरिकल कर लें क्योंकि अगर मतलब कि किसी को ना आता हो कोई फिल इन द ब्लैंक तो मैम उसमें अगर न्यूमेरिकल में फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने कुछ स्टेप्स किए हैं तो इसलिए. हाँ देख लें फिल इन द ब्लैंक्स का ये होता है कि मैम फिल ना इन द. रखें फीलिंग्स. ठीक है मैं आपको बता दूं कि होगा क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है 20 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो कि 20 मार्क्स की उनकी वेटेज होगी. तो एक जो है वो 1 नंबर की वेटेज रखता है जो भी आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे. न्यूमेरिकल्स के लिए आप ठीक कह रही हैं. न्यूमेरिकल्स में मार्क्स आ जाते हैं अगर न्यूमेरिकल ठीक हो. ठीक है. सो इसमें भी देयर इज अ बिग अगर हेयर. वो आप इस अजम्पशन पे कह रही है कि आपके पांचों के पांचों न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ठीक होंगे जो कि इंशाल्लाह ताला होंगे. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा काम करें. लेकिन न्यूमेरिकल्स में मार्क्स जो हैं वो आपने प्रोसीजर, आपकी थ्योरी, आपकी हैंडलिंग, आपकी सर्किट्स की लेबलिंग, आपकी यूनिट्स की मेंशन करना, ये इन तमाम चीज़ों के मार्क्स होते हैं. न्यूमेरिकल नेटवर्क एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल है अगर आप करते हैं तो उसमें भी ये नहीं है कि आपके हर न्यूमेरिकल में 20 आउट ऑफ 20 की कोई गारंटी है. तो इसमें सोच लीजिए आप. मैम एमसीक्यू सही रहेगा. एमसीक्यू नहीं है बेटे. अगेन मैं ये क्लियर कर दूं एमसीक्यूज नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स. देयर इज अ बिग डिफरेंस. देयर आर नो मल्टीपल. सॉरी वही जी हाँ जी. फिल इन द ब्लैंक सही रहेगा. हाँ फिल इन द ब्लैंक. आप मतलब ये है कि मेरा तजर्बा ये है कि लोगों के इसमें गए गुजरे भी जो मार्क्स आ जाते हैं ना वो 20 में से 12-14 मार्क्स आ जाते हैं. क्योंकि फंडामेंटल थ्योरी के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और वो जाहिर है प्रॉब्लम करने के लिए वो तो सबने पढ़ी हुई होती है कि जनाब लेट्स से कि ये सीरीज आरएलसी सर्किट है तो डैम्पिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, इस किस्म की चीज़ें. तो ये तो एवरीबडी नोज दैट. आप लोगों की मर्जी है. ये मैंने दूसरे सिंडिकेट को भी यही कहा आप लोग मुझे बाय द एंड ऑफ दिस वीक सीआर के थ्रू बता दीजिए तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं. अगर आप नहीं चाहते आप लोग 5 न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो कर लें. फिल इन द ब्लैंक्स का एक फ़ायदा और ये भी होता है कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हों या ना भी आते हों ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये बहुत जल्दी हो जाता है तो आपको बाकी प्रॉब्लम्स करने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाता है. वो भी एक है क्योंकि ज़ाहिर आप 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. तो मैम यस जो मैम बाकी फिल द ब्लैंक्स. क्वेश्चन बाकी भी 20 मार्क्स ही होंगे बाकी जो क्वेश्चन होंगे. जी 100 मार्क्स का पेपर हो और उसके 5 सवाल हों तो मुझे 200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20 इजंट इट. यस मैम ठीक है.
तो ये कोई लास्ट वर्ड नहीं है, ये सजेशन है। कहने का मकसद ये था कि नेटवर्क एनालिसिस में मुझे कोई सब्जेक्टिव किस्म के एसेज नहीं लिखवाने हैं, दे आर जस्ट नॉट गोइंग टू बी देयर। मुझे ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, मुझे चाहिए कि आपको पता हो कि क्या काम कर रहे हैं और कैसे करना है और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत से पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन ऐड कर लें, डिस्कस कर लें एज अ क्लास आपस में, और फिर मुझे सीआर के थ्रू बता दें। शायद आप यहाँ हैं, मेरा ख्याल आज नहीं है यहाँ, ठीक है, आप सीआर से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ये और कोई पेपर पैटर्न के बारे में क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, जी बताइए। आप ये बता सकती हैं कि ये कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए? सब कोई फोकस नहीं मैं है। ये बता सकती, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कुछ मैंने पढ़ाया है। एकेडमियों को भूल जाओ, एकेडमियों को भूल जाओ, अब इंजीनियर बनने लगे हो, गेट होता है। जो कुछ पढ़ाया है सब कुछ अलग से लेकर ये तक इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। मैंने मतलब इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम, इसीलिए इसको ऐड किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी मैम, आपने एक दफा बताया था कि 20 मार्क्स का बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो वो अभी भी स्टैंड कर 20 रहे हैं? मार्क्स नहीं कहा था मैंने, 20 मार्क्स का नहीं कहा था मैंने, कहा बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ ये मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मेरी तरफ से आप ले लें गारंटी। ये एक है, आएगा बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन। अच्छा जी, एक बात और, कल मुझे कोई बच्चा कह रहा था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ाए, प्लीज वो बता दें ताकि वो मैं पढ़ा दूं, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैम कोर्स कंप्लीट हो नहीं गया? जी मैंने तो कर दिया है कोर्स कंप्लीट, बट समबडी वाज टेलिंग मी यस्टरडे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ाए। तो वो मैं चाह रही थी कि अगर वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे बता दें, कि मैं पढ़ाऊँ, ताकि हमारा कोर्स वेल एंड ट्रूली कंप्लीट। मैंने तो जो कोर्स आउटलाइन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है वो बिल्कुल कंप्लीट आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, जो मैंने आपको पहली क्लास में दिया भी था ना, एक आपको अगर ख्याल हो, कोर्स ब्रेकडाउन। जी वो मैंने कल नाम नहीं नोट किया कि वो किस ने मुझे कहा था। अच्छा, दूसरा मैंने सिंडिकेट बी को भी ऑप्शन दिए है, अगर आप लोग चाहते हैं कि एसी रेजोनेंस आपको, क्योंकि मैं एसी रेजोनेंस सेडिको ने जिस तरह उसको हैंडल किया है कि उसने सेकंड ऑर्डर सर्किट एनालिसिस में एसी रेजोनेंस को मेंशन किया है कि एसी रेजोनेंस होती क्या है। रेजोनेंस वोल्टेज का मैंने भी उसी तरीके से आपको बताया था कि जब कभी हम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जहां हमारा बैंड पास फिल्टर का मिड बैंड आता है, जहां गेन मैक्सिमम होता है, ये वो जगह है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है कि एलसी पेयर स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टर। उनकी किसी भी किस्म का फेज शिफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे होते और उनकी एनर्जी एक्सचेंज आपस में ही हो रहा होता है। मुझे याद है मैंने आपको डिटेल में बताया था कि L to C और C to L एक इंडिपेंडेंट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है और वो सोर्स की तरफ कुछ भी वापस नहीं भेजता। तो इसको हम कहते हैं ये रेजोनेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रेजोनेंस का चैप्टर जिस तरह फ्रैंको में है, अगर आप लोग सेपरेटली पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, हमारे पास अभी एक हफ्ता है, वो हम अलग से पढ़ लेते हैं। जी क्या चाहते हैं? नहीं मैम ठीक है, जो आपने पढ़ाया वो ठीक है। मैंने इस तरीके से पढ़ाया जिस तरह सेडिको में उसने रेजोनेंस को हैंडल किया है, यानी उसने रेजोनेंट सर्किट्स को अलग से बिल्कुल हैंडल नहीं किया क्योंकि उससे मेरे हिसाब से कंफ्यूजन फैलती है। उसने कहा ये सेकंड ऑर्डर सर्किट ही है, बात सर्किट में कुछ किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, तब्दीली आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी में है। अगर आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी 1/LC अंडर द रूट के बराबर है तो हम कहते हैं कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, आपका सर्किट रेजोनेट कर रहा है, यानी उसका बिहेवियर टोटली रेजिस्टिव हो गया। ये इम्पिडेंस के साथ मैंने आपको करके भी दिया था कि इम्पिडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा और आपकी इम्पिडेंस टोटली रियल हो जाएगी जब आप इस सर्किट के ऊपर काम करेंगे। ये आपके जो लेक्चर्स की वीडियोस वगैरह हैं उसमें होगा।
इसलिए देख लें, अभी भी आपके पास टाइम है, हम बता दें बाय द एंड ऑफ वीक। मैम आई गेस ठीक है, जितना आपने पढ़ाया वो ठीक है। जी मैंने पढ़ा दिया है, जो भी आपके सिलेबस में है ना वो तो लाजमी है, तो हमने उसको करना ही है कवर, तो वो तो मैंने सिस्टमेटिकली और बिल्कुल मेरे तो जहन में होता है कि एक आखिरी हफ्ता फ्री होना चाहिए, मैंने क्लास वीक जो है वो फ्री रखा है इसी ख्याल से। जैसे आप लैपलास, जी जी सॉरी आप कंप्लीट कर ले तो मैं बोलता हूँ। नहीं आप बताइए, मैं फिर कंप्लीट कर नहीं लूंगी, कोई मैं कहता हूँ मैम आप फर्स्ट चैप्टर्स लेके मतलब जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सिव सेकंड ऑर्डर सर्किट्स लेके जितने भी चैप्टर एंड लिखिए लैपलेस तक इस 2 हफ्ते में सारा रिवाइज करवा दे, एक रिकैप दे दे, मतलब हर लेक्चर में मेरे ख्याल से 2 चैप्टर्स आप करा दे, तो इससे जितना भी पुराना पड़ा है वो रिवाइज हो जाएगा और बेहतर परफॉर्मेंस होगी एग्जाम्स में मुझे अच्छा पता है क्या, ये हमारे पास सिर्फ अगले हफ्ते के 3 घंटे हैं काम करने के लिए ना, अगर उसमें आप लोग मुझे ये बता दें, सीआर को आप बता दें कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपनी किसी लेक्चर स्लाइड के ऊपर प्लेस कर लूं, और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में मेरा ख्याल है कि हम 4 या 5 प्रॉब्लम्स कर सकते होंगे। तो हम चैप्टर 9 की कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 9 में मेरे ख्याल है लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और दूसरा मुझे चैप्टर 14 में मेरी ख्वाहिश है पावर की एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। आज लैपलास आज कर लेंगे, लैपलास की 2 प्रॉब्लम्स मैंने आज रखी हुई है करने के लिए, मेरा ख्याल है एक राउंड अबाउट सा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि हम चैप्टर 9 की एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, और एक जो है वो हम एसी एनालिसिस में से कर लेते हैं, एक पावर में से कर लेते हैं, और 2 जो है वो चैप्टर 14 की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। वुड दैट बी ओके? यस मैम दैट्स फाइन। नेक्स्ट वीक, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आज का काम शुरू करते हैं। ये सर मैंने आपके साथ लेक्चर स्लाइड शेयर की हैं, आपको नजर आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। लैपलास से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे और सर्किट एनालिसिस कर रहे थे, कल थोड़ा सा किया था 2 सर्किट्स को, आज हम टच करते हैं और हमारा लैपलास का कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। कल हमने एक सर्किट किया था जिसमें इनिशियल कंडीशंस थी और हमने माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। आज ये एक और सर्किट है, इसको मैं थोड़ा सा reduce the size of this thing so we can have some space here. जी ये है जी, यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड b ऑफ t ग्रेटर देन 0 इन द सर्किट ऑफ फिगर दिस। अच्छा कल मुझे कौन कह रहा था कि आपने t इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट बनाया है, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाए। देखिए मैं बड़ी वरिड हुई घर जाके, मुझे फिर बार-बार इस बात तलहा ने कहा था। अच्छा आप सबके लिए भी, तलहा के लिए स्पेशली, देखिए जो हम सर्किट बनाएंगे ना t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, वो इनिशियल कंडीशंस के लिए है, और उसके बाद जो मैं सर्किट बनाऊंगी वो t में है ही नहीं, वो s डोमेन का सर्किट होता है। हम तो कहते ही ये हैं कि आप सर्किट को लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें पूरे सर्किट का, तो जब आप लैपलास लेते हैं तो आप t डोमेन में रहते ही नहीं बच्चों, यू गो टू s डोमेन। एस डोमेन का फायदा ये है कि टी को हम स्टेशनरी कर लेते हैं, बजाय उसकी वेरिएशंस के साथ बॉदर करने के हम उसको एक स्टेशनरी चीज बना लेते हैं और एक और वेरिएबल जो है एस उसमें जाके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझें कि ये जो लैपलास का तरीका है काम करने का, इसमें हम टी डोमेन में काम नहीं कर रहे। टी डोमेन में मैंने सिर्फ शुरू में सर्किट एक दफा इसलिए ड्रॉ किया था कि मैं चाह रही थी कि मैं इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई कर लूँ। ठीक है, वो सर्किट एनालिसिस नहीं हो रहा था, दैट वाज जस्ट टू स्पेसिफाई द इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, चलें, having said that, use Laplace transform to find b for t greater than 0 in the circuit of the given figure। जी क्या करें? सबसे पहले मैम सबको उसमें लैपलास फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, और मेरा ख्याल उससे भी पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड कर लें कैपेसिटर की, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है तो देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ इनिशियल कंडीशन, है ना। So let's see, t is equal to 0 minus। अब मैं t is equal to 0 minus पे सर्किट बना रही हूँ only for the initial condition of the capacitor। अच्छा 6u of t की क्या वैल्यू होगी t is equal to 0 minus पे? 6/s
जी नहीं, दोबारा सोचो। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे 6u ऑफ t की वैल्यू करेंगे। मैम जीरो। मैम जीरो होगी मैम। Absolutely. This is 6u of t and you are drawing the circuit at t is equal to 0 minus. So इसकी वैल्यू 0 होगी, इसको रिप्लेस कर लूं with a short circuit and then I have a 15k here and then I have a 30k here and then there is a capacitor. तो steady state में capacitor कैसे 0 minus पे behave करेगा भाई? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। और ये हमारी वैल्यू है वोल्टेज की V एट 0। मैं 0 माइनस नहीं लिख रही इसलिए कि कैपेसिटर कंटिन्यूटी लॉ को फॉलो करता है एंड दिस इज 3 वोल्ट्स जी। अब देखें ये और ये वो वोल्टेज है जो कि हमने फाइंड करनी है V ऑफ t। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया बट बहरहाल ये फोकस नहीं लूज करना है कि कौन सी वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, ये वो वोल्टेज है जो कि हमने फाइंड करनी। सो दिस इज, लेट्स कॉल दिस नोड A एंड लेट्स कॉल दिस नोड the ground node. ठीक है, so we need to find the voltage between node A and ground. So what is V of 0 going to be? अब see this 10k is also connected with, sorry 15k, मैंने 10k लिख दिया। This 15k is also connected between A and ground. तो ये 15k इस वक्त virtually parallel में लगा हुआ है with the capacitor। तो क्या कैपेसिटर के क्रॉस वही वोल्टेज होगी जो कि इस 15k के क्रॉस होगी? यस मैम। ठीक है, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है, लिहाजा ये 15k और 30k जो है वो आपस में इन सीरीज हैं। ठीक है, दे आर इन सीरीज विद वन अनदर। तो हम यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं 15k की वोल्टेज फाइंड करने के लिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। डिवाइडर की वोल्टेज की पोलैरिटीज ये होंगी। तो 15k की वोल्टेज जो है, लेट्स दिस इज V एट 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 45 इनटू 3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। वैसे भी अगर 15k 30k से ट्वाइस है, सॉरी हाफ है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी 30k से हाफ होगी। तो 3 वोल्ट्स को अगर हमने इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो कि 2 हिस्से 30k को दें और एक हिस्सा 15k को दें, तो 15k के क्रॉस 1 वोल्ट वोल्टेज ही होती है। तो ये इनिशियल कंडीशन थी जो कि हमने फाइंड करनी थी। नाउ लेट्स द एस डोमेन सर्किट। ठीक है, लेट्स फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ जी, व्हाट अबाउट 6u ऑफ t? अब मुझे बताइए जो आप बता रहे थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6u ऑफ t। 6/s। 6/s, शाबाश। 15k जो है इसकी इम्पीडेंस 15k ही रहेगी। कैपेसिटर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? हाँ, कैपेसिटर को देख के मुझे याद है। कैपेसिटर के बारे में बताओ। कैपेसिटर को पैरेलल सर्किट से करूं रिप्लेस कि सीरीज से करूं? पैरेलल मॉडल से करूं कि सीरीज मॉडल से करूं? पैरेलल मॉडल से मैम। पैरेलल मॉडल से करूंगी इसलिए कि मैंने ए और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज फाइंड करनी है। लेट्स गो बैक टू द सर्किट मॉडल। आपने जब कभी भी दो नोड्स के बीच में आपने वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ पर ये देखें, तो ये अगर हमारी नोड A है और ये नोड B है, तो इस सीरीज मॉडल में ये नोड A और B होगी, यानी A और B के बीच में कैपेसिटर ये लगा होगा। पैरेलल मॉडल का क्या फायदा है कि कैपेसिटर भी A और B के बीच में लगा हुआ है और पैरेलल करंट भी A और B के बीच में लगा हुआ है। तो पैरेलल मॉडल जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सूटेबल है, क्योंकि जो हमने नोड है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं वो मिस नहीं होगी। ठीक है, so this is the parallel model of the capacitor। ये एक कैपेसिटर लगेगा जिसकी वैल्यू 1/CS है। C की वैल्यू क्योंकि 10 raised to power -6 है, so this is 10 raised to power 6/S। ठीक है, और इसके पैरेलल में करंट सोर्स लगेगी और करंट सोर्स की रेटिंग जो है वो होगी C V at 0।
तो C जो है दैट इज 10 रेज टू पावर -6 और V at 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6. Ma'am, जी फरमाइए. ma'am, I think that you missed the 30 kilo ohm. No, I haven't reached that. अभी मैं उस तक पहुंची नहीं. मैंने तो पहले इस रेजिस्टेंस को पकड़ा और फिर मैंने इस कैपेसिटर को पकड़ा. अभी तो मैं काम कर रही हूँ. Okay, ma'am. Excuse me मैम. फरमाइए. मैम रियली सॉरी, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट? मुझे सही समझ नहीं आया कि वो पैरेलल क्यों चूज किया था. पैरेलल इसलिए चूज किया था कि मुझे जो मेरा अननोन है V of t दैट इज द वोल्टेज बिटवीन A एंड ग्राउंड, राइट. तो अगर मैं सीरीज मॉडल लूं तो एक कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज होगी, ये होगा. ओके. तो मुझे थ्रू आउट इन दोनों के झंझट को लेके चलना पड़ेगा. कि कैपेसिटर में ये ऐड करूंगी तो मेरी अननोन वोल्टेज आएगी, तो सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये करूंगी तो वो करूंगी. आई वांट टू अवॉइड दैट. ये जो पैरेलल मॉडल है इसका फायदा क्या है कि कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज वही है जो मेरे अननोन की वोल्टेज है और इस करंट सोर्स के क्रॉस भी वही वोल्टेज है जो कि अननोन है. समझ आई? ओके सही है मैम, समझ आ गया. हाँ, आप जहाँ कहीं आपके पास दो नोड्स के बीच में कोई अननोन फाइंड करना, यू डोंट इंसर्ट अननेसेसरी न्यू कंपोनेंट्स ओवर देयर. आप उसको जितना नीट रख सकें उतना नीट रखें. ठीक है जी. तो आपके पास जो वैल्यू है वो आती है CV at 0 इस पैरेलल करंट सोर्स की, और C की वैल्यू जो है वो 10 रेज टू पावर -6 है और V की वैल्यू जो है वो 1 है. सो दिस करंट सोर्स इज 10 रेज टू पावर -6. फिर जैसे कह रहे थे आई हैव अ 30K. और इस 30K के साथ जो है यहाँ एक 3 वोल्ट लगा हुआ. 3 वोल्ट का लैप्लास क्या होगा भाई? 3/s. ठीक है जी. अब आपके पास जो है वो नोड है A और ये वो नोड है ग्राउंड जिसमें कि आप आपकी अननोन वोल्टेज आप फाइंड करना चाहते हैं विच इज द वैल्यू V. ठीक है. तो ये एक रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एक रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन है और जो कि मेरे पास इन दो नोड्स के बीच में है. क्या करूं, क्या सर्किट एनालिसिस की टेक्निक है जो बेस्ट मेरे लिए काम करेगी? मैम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. शाबाश, लूप एनालिसिस को तो मैं तो नहीं करना चाहती भाई. मुझे तो 3x3 की लूप देख के टेंशन महसूस होने लगती है. आप अगर उसके में आप यू फील गुड तो जरूर करें. ठीक है जी. तो अगर मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इस लेफ्ट में, तो मेरी जो अब ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस रिप्लेस हो जाएगी बाय अ करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस. और वो करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस किन दो नोड्स के बीच में लगेंगी? ए और ग्राउंड के बीच में. ए और ग्राउंड के बीच में. एब्सोल्युटली. करंट सोर्स की रेटिंग क्या हो जाएगी? डायरेक्शन तो करंट सोर्स की ये हो जाएगी वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को देखते हुए, और रेटिंग क्या होगी? I is equal to V over R. V over R. So this is equal to 6 over S. मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि रेस कर सकें. 6 over S over 15K. So this is equal to 6 over 15 into 10 raised to power 3 into S. ठीक है. So ये हो जाएगा 2/5. ठीक है. तो जनाब वाला इस जो हमारे पास सोर्स है इसकी रेटिंग आएगी हमारे पास 2/5 into 10 raised to power 3S. ठीक है. और ये 15K जो है ये इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी और फिर ये हमारे पास ये कैपेसिटेंस भी जो है ये इसके पैरेलल में आ जाएगी एंड दिस इज 10 raised to power 6/S. मैंने 115K लिख दिया, इसको मैं ठीक कर दूँ.
ठीक है सर। उसके बाद मेरे पास एक सोर्स आ जाएगी जिसकी रेटिंग जो है वो क्या है 10⁻⁻⁶ करंट सोर्स। ठीक है, अब ये राइट साइड पे क्या करें, और ये सारी की सारी नोड अब कौन सी नोड चल रही है, ऊपर ए और नीचे ग्राउंड। अब राइट साइड पे भी जो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस, ये किन दो नोड्स के बीच में है, ये है जी ए और ग्राउंड के बीच में। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो भी ए और ग्राउंड के बीच में होगा। तो 30 के तो वैसे की वैसी लग जाएगी जी। और जो वोल्टेज सोर्स है उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू अ करंट सोर्स, डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। ये लीजिए, ठीक हो गया। और रेटिंग क्या होगी 3/s/30 के। ठीक है, तो दिस इज S1/s into 10⁻⁴. So this is equal to 1/10⁻⁴s. चेक कर लें जी। सही है। यस मैम। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका मुझे फायदा क्या हुआ, इस एनालिसिस की टेक्निक का फायदा क्या हुआ। 15K पैरेलल है विद 30K, पैरेलल है विद द इम्पीडेंस 10⁻⁶/s। ये तीनों की तीनों चीजें आपस में पैरेलल हैं। और ऊपर वाली सारी नोड इस वक्त कौन सी नोड है, ए नोड। और नीचे वाली सारी की सारी नोड इस वक्त कौन सी नोड है, बी। ग्राउंड। ठीक है, और हमने वोल्टेज जो मालूम करनी थी वो मालूम ही ए और ग्राउंड के बीच में करनी थी। तो मैं ये 15K की रेजिस्टेंस और 30K की रेजिस्टेंस और इस इम्पीडेंस, कैपेसिटिव इम्पीडेंस, इन तमाम को पैरेलल में ऐड कर सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, so what is 15K in parallel with 30K? 15 into 30 divided by 45 is 10. तो ये मैं कहती हूँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन Z जो है that is equal to 15K parallel with 30K parallel with 10⁻⁶/s is equal to 10K in parallel with 10⁻⁶/s। ठीक है, ये मेरे पास इम्पिडेंस आ रही है, लेट मी यूज अ ब्लैक पेन। ये हो जाएगा जी 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶/s over 10 into 10⁻³ plus 10⁻⁶/s। चेक कर लीजिए प्लीज। यस मैम। Yes, ma'am. जी सॉरी, मेरा ख्याल है नेटवर्क में ग्लिच आ गई थी। ये जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही थी, नजर आ रही है? नहीं मैम, अभी स्क्रीन Yes, ma'am. शेयर नहीं हो रही है आपकी। अब बताओ, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी मैम। Alright. यस मैम। तो हम इम्पिडेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। सो तो इम्पिडेंस आपके पास कितनी आई, अब ये मेरे पास 10⁻⁴ एक न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। इसको अगर मैं जरा सिंप्लीफाई करूं, दिस बिकम्स 10⁻⁶ over s plus 100। चेक कर लें प्लीज।
देखिए यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब करंट सोर्सेज भी देखो कि सारी की सारी करंट सोर्सेज जो है वो अपवर्ड नोड ए की तरफ जा रही हैं और पैरेलल में लगी हुई हैं। जब करंट सोर्सेज पैरेलल में लगती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं, इस करंट सोर्स यस। को और इस करंट सोर्स को और इस करंट सोर्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी पैरेलल में है और एक ही नोड की तरफ पॉइंटेड है। अगर कोई डिफरेंस होती है तो हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही नोड की तरफ पॉइंट कर रही है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं और हम कहते हैं ये आई है। I is equal to 2 over 5 into 10 raised to power 3s plus 10 raised to power minus 6 plus 1 over 10 raised to power 4s. चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये वैल्यू इनकी आ जाती है। इसको हम जरा ये 1 over s वालों को ऐड कर लेते हैं पहले। 2 over 5 into 10 raised to power 3 is equal to 0.5 into 10 raised to power 4 plus 1 over 10 raised to power 4 plus 10 raised to power minus 6. So that makes it 4 plus 1, 5 over 10 raised to power 4. बच्चों ये 2 over 10 ये 2 over 0.5 कैंसिल होके वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। 2 over 0.5 कैसे कैंसिल होगा? 0.5 1/2 होता है ना, तो 2 जाके वो यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा ना, तो वो सिर्फ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमरेटर में क्या आएगा? मैं 4 4 आएगा। हो जाएगा। 4 plus 1 is a 5. ये मैं आपको कह रही हूँ कि 5 into 10 raised to power minus 4 over s ठीक है? यस सही है मैम। ठीक है। यस मैम। So that makes it 5 into 10 raised to power minus 4 और ये जो है ये आपके पास आ जाता है, ये 5 into 10 raised to power minus 6 हम ले लेते हैं। 5 into 10 raised to power minus 6 या ओनली इसको थोड़ा सा और बेहतर करके लिखने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे लिए आसानी करें। So let me take a 10 raised to power minus 6 common and I'm left with 100 plus s over s into 500 plus s over s. चेक कर लीजिए प्लीज। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो नेट सर्किट आया है वो क्या आया है? वो आया है करंट सोर्स और एक इम्पीडेंस, राइट? और ये नोड कौन सी है? ए, और ये नोड कौन सी है? ग्राउंड। So you needed to find the voltage between A and ground, है ना? So you are all set. करंट की क्या रेटिंग है? करंट की रेटिंग है जी 10 raised to power minus 6 into s plus 500 over s. राइट? और आपकी इम्पीडेंस की क्या रेटिंग आई? 10 raised to power 6 over s plus 100. हाँ जी, वोल्टेज क्या होगी आपकी? मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दें absolutely. V of s is equal to z into I. शाबाश. So this is equal to 10 raised to power minus 6 into s plus 500 over s into 10 raised to power 6 over s plus 100. So that these two get cancelled. And what we have is we have s plus 500 over s into s plus 100. So बड़ा नीट किस्म का हमारा आंसर आया। इसकी हम बॉडी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, अपने सर्किट का रिस्पॉन्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्स देखने में मुझे लग रहा है कि एक लो पास टाइप की कोई चीज़ जो है वो मुझे हाई पास टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। अटेनुएशन होगी, शुरू से हो रही है 100 के ऊपर जाके जो है वो ये हो गया और फिर 500 के ऊपर जाके ऊपर
आना शुरू हो गया जी। अच्छा जी, तो ये अब आपके पास, लेकिन आपके पास तो v ऑफ s आया, यू नीड v ऑफ t। v ऑफ t कैसे फाइंड करें भाई? v of t is equal to Laplace inverse of v of s, isn't it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. v of s जो है इसको हम लिख सकते हैं v of s is equal to s plus 500 over s into s plus 100 and it is equal to a over s plus b over s plus 100। क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, so आई एम ऑल सेट। तो मेरे पास आता है जी s plus 500 is equal to a into s plus 100 plus b into s, right? So put s is equal to 0 and you have 500 is equal to 100a, which gives me that a is equal to 5, and put s is equal to minus 100 and you have 400 is equal to minus 100b, so which gives me b is equal to minus 4। ठीक है जी। So v of t is equal to Laplace inverse of a क्या है 5 over s और b है जी मेरे पास -4 over s plus 100। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी लेप्लास की एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 Laplace inverse of 1 over s -4 Laplace inverse of 1 over s plus 100। ठीक है जी। So what is the Laplace inverse of 1 over s? U of t, ma'am. U of t. Minus 4 times the Laplace inverse of 1 over s plus 100. E negative 100. E की power U of t. minus 100t. So this is it. ठीक है जी। Yes, ma'am. So this was the circuit analysis। अब एक पिछले स्लाइड में जाइए। जी जी बताइए, पिछली पे जाओ, ये नहीं बताइए। जी बस मैं एक स्नैपशॉट लेनी थी, थैंक यू। ठीक हो गया मैम। मैम यहाँ पे आपने लिया था a current source in parallel with the capacitor, तो मैम हम इस केस में can't we take a voltage source in series with the capacitor as well? ले लें अगर आपके हाथ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। अगर आपको, अब बस अपनी नोड का फोकस ना लूज कीजिएगा कि कौन सी आपकी नोड ए है और कौन सी ग्राउंड है। मुझे आसान लगा, मैंने ये चूज कर लिया। अगर आप इम्पीडेंस और सीरीज वोल्टेज सोर्स लेना चाहते हैं तो ले लें, और बस याद रखिएगा कि आपने उस सीरीज कम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। ओके मैम। जी अब ये एक और है, ये बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, दैट इज सिंथेसाइजिंग अ सर्किट। कि आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन मौजूद हो और आपने उसके अगेंस्ट एक सर्किट मालूम करना हो। आमतौर पे होता क्या है कि आपके पास सर्किट होता है और आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड है एंड यू नीड टू डेवलप अ सर्किट। अब ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ ये जी ऑफ एस इन्होंने दिया हुआ है। बहुत से सर्किट हैं जो इस ट्रांसफर फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी आपने सिंथेसिस करना होता है तो आपका सबसे आसान सर्किट से आप काम शुरू करते हैं, आप सीरीज आरएलसी से अपना काम शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है ना वो हमारा किस तरीके से सिंथेसिस होगा। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि रियलाइज द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है, यूजिंग द सर्किट, सर्किट भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। तो आपने सिंथेसिस में आपने करना क्या है कि आपने एल और सी डिटरमिन करनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये 4 एल और सी के किस कम्बिनेशन से आया, ये 20 आर एल और सी के किस कम्बिनेशन से आया। ये मैं सिर्फ तब करूंगी जब मैं अपने ये सर्किट का जो कि मुझे ये गिवन है इसका भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करूं और इसको इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करूं। तो अगर मैं सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करूं तो उसका तरीका सादा सा ये है कि आप सर्किट को लैप्लास में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज वी आई ऑफ एस और सी जो है दैट बिकम्स 1 over CS and L becomes LS and the resistance becomes R, ठीक है, जो कुछ भी वो है, and this is V out of S। अब 1 over CS और LS आपस में सीरीज में है, हम इनको सीरीज में सॉल्व करके एक इनकी इम्पिडेंस मालूम कर सकते हैं। हम कहते हैं Z है, so Z is equal to 1 over CS
plus ls which is equal to 1 plus lcs square over cs। ठीक है, तो हमारा सर्किट जो है वो मॉडिफाई होके ये बन जाएगा। अब मैंने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, दैट इज वी आउट ओवर वी आई। सो वी आउट बाय यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर, वी आउट इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस जी इंटू वी आई। ठीक है, तो मेरे पास जो जी ऑफ एस है दैट इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी आई, सो दिस इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस जी। ठीक है, तो मेरे पास GS की जो वैल्यू आई जो मुझे अपने सर्किट से मिली, एक तो गिवन थी, एक मुझे अपने सर्किट से मिली, दैट इज इक्वल टू R ओवर R प्लस 1 प्लस LCS स्क्वायर ओवर CS। दैट बिकम्स RCS divided by LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। तो मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है। हाँ, अब मुझे उसके साथ कंपेयर करने के लिए करना क्या है कि मुझे एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना होगा। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म विद एलसी। सो अब आरसी को एलसी से डिवाइड किया तो ये आया जी आर ओवर एल एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस आरसी को एलसी से डिवाइड किया तो दैट बिकम्स आर ओवर एल एस प्लस 1 ओवर एलसी। अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है, सिंथेसाइज करें इसको, इसके साथ मैच करें। जब आप मैच करते हैं तो आपके पास क्या आता है, R ओवर L इज इक्वल टू 4 एंड 1 ओवर LC इज इक्वल टू 20। अब R की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, 2 एक गिवन वैल्यू है, मैंने एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब 1 ओम्स के साथ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। R की वैल्यू 1 ओम ले लें तो L की वैल्यू क्या आएगी एंड सो ऑन। लेकिन अगर R की वैल्यू हम T2 लेते हैं तो L क्या है, L है जी R ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। तो ये आपका सर्किट रियलाइज हुआ कि जनाब L जो है वो 0.5 हेनरी आपको लेना चाहिए। इसी तरह 1 over LC is equal to 20. So I need to find C. C is equal to 1 over L into 20. So it is equal to L is equal to 0.5. So this is equal to 1 over 10 and that's equal to 0.1 farad. ये लीजिए आपका सर्किट रियलाइज हो गया। सीरीज RLC सर्किट यही ट्रांसफर फंक्शन देगा जो कि हमारे डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। आपने डिजाइन किया ना, उस पर आपने ट्रांसफर फंक्शन स्पेसिफाई कर लिया। अब एक सर्किट लगाना भी तो है प्रैक्टिकली जिससे काम कराऊं, तो वो सर्किट जो है सबसे पहले सादे सादे सर्किट्स के साथ काम शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर आया है तो क्यों ना एक सेकंड ऑर्डर RLC लगा लिया जाए। तो सेकंड ऑर्डर RLC लगा के हमने उसको रियलाइज करने की कोशिश की एंड वी वर सक्सेसफुल। हमने कहा अगर R2 ओम्स होगा और आप एक 0.5 हेनरी का कैपेसिटर व्हिच इज अ ह्यूज कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर और एक 0.1 फैराड का कैपेसिटर जो बताते हैं कुछ पावर का सर्किट लग रहा है मुझे तो ये देखने में। तो ये सर्किट जो है इसको आप अगर ये वैल्यूज इसमें प्लग इन करेंगे तो आपका ये ट्रांसफर फंक्शन रियलाइज हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज थी जो कि मैं चाह रही थी कि हम प्रैक्टिस कर लें। जी कोई क्वेश्चन? मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं जरा। हाँ मैम। मैम 2-3 बच्चों ने इंटरनेट का इश्यू बताया चैट में, आप काइंडली देख लें, उनके नाम देख लें पहले। उन्होंने क्या किया? मैम इंटरनेट इश्यू आ रहा है ना उनका, तो वो अटेंडेंस के लिए बोल रहे थे। अच्छा सैयद मोहम्मद जाफिर और उसैद। अच्छा और एक अजीबोगरीब सा क्रिप्टिक किस्म का मैसेज असफंदियार ने भी भेजा है। ये अटेंडेंस है जो असफंदियार ने भेजी है। Ma'am, I was replying to that.
I was replying to that. जी अब्दुल्ला, Present, ma'am. अली हसन तारिक, अली हसन तारिक, अरसलान तारिक, अरसलान तारिक, असफंदियार ने मैसेज भेजा हुआ था। I'm present. प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है भाई? ये किसने प्रेजेंट कहा है? असफंदियार आपने कहा है? जी मैम, Yes, असफंदी ma'am. का है। ठीक है। अवैस रजा, प्रेजेंट मैम। आयशा जाकिर, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी, प्रेजेंट मैम। हमादुर रहमान, यस मैम। हमजा इमरान, Present, ma'am. इब्तिशाम अली असद, इब्तिशाम अली असद, लारैब लाइक, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार, मलिक मोहम्मद अम्मार, मिराल कमाल, प्रेजेंट मैम। आयशा फुआद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुलेमान फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद तौसीफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद ईशान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस नज़ाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर सुहेल, मोहम्मद उमैर सुहेल, मुर्तज़ा कमाल दुरानी, Present, ma'am. नूरुल ऐन ज़हरा, प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद, राजा जैन खालिद, प्रेजेंट मैम। सजाद अली, सजाद अली, सरदार सोबान कासिम, प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. अच्छा ठीक, शहाब खान, प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली जरमस, प्रेजेंट मैम। मैम सजाद रिप्रेजेंट कह रहा है, उसका जी जी शायद मैंने नेट का इशू। ठीक है, थैंक यू। शहूदुर रहमान सैयद, शहूदुर रहमान सैयद, सैयद मोहम्मद जाफिर, अच्छा इनका हो गया, सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, मैम। सैयदा माहम रजा, प्रेजेंट। तैयब जुल्फ़िकार, तैयब जुल्फ़िकार, उमैर इरफान, Present, ma'am. उमर जावेद, Present. उस्मान जुल्फ़िकार, प्रेजेंट मैम। यासिर अली, प्रेजेंट मैम। जवार खान, Present, ma'am. ठीक है सर। एक्सक्यूज मी मैम। जी ma'am. बताइए। जी मैम वो अरसलान तारिक। अरसलान तारिक का माइक काम नहीं जी, कर जी। रहा था तो उन्होंने कहा था बता दूं। चले ठीक है, लग गई उनकी अटेंडेंस। मैम Thank you, शहूद ma'am. का भी मैसेज आया है, उसकी भी लगवा दी। लगवा दें अटेंडेंस, चाहे शहूद क्लास में हो ना हो। नहीं मैम, वो है क्लास में, उसका माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, लग गई शहूद की भी। और कोई सर? बस मैम आपने मेरी अटेंडेंस मेरा नाम क्या है?
जी जी क्या, दोबारा बताइए प्लीज योर गुड नेम। हेलो अली हसन तारिक। आप में से कोई और इनका नाम बता दें प्लीज। अली हसन तारिक पूछ रहा हूँ। मैम अली हसन है। अली हसन तारिक जी, लगी अटेंडेंस। और मैम जावर की अलग ही मैम, उनका इंटरनेट इशू है। यावर, यावर कौन है? मैम जवार जावर। मैम, जवार। मैम जवार कह रहे हैं वो। ठीक है जी, मुझे देखते हैं। हाँ जी लग गई, ठीक है चले जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।